आज का जो हमारा टॉपिक है रिवीजन का या जिसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे वो है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का क्या मतलब होता था कि जैसे मान लो यहाँ पर एक डंबल है, सिंपली इस डंबल को आपने हवा में घुमाकर फेंक दिया। ठीक, तो बाहर से आपको डंबल जो है वो डंबल कुछ आगे की तरफ डिस्टेंस भी ट्रेवल करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, साथ ही साथ रोटेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो बात हो गई गंवारों की भाषा में। अब फिज़िक्स की लैंग्वेज में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डंबल जो है वो हिंज नहीं है, कहीं से फिक्स विक्स तो है नहीं। तो डंबल का जो सेंटर ऑफ मास है, पहली बात वो तो ट्रांसलेशनल मोशन करता हुआ नज़र आएगा। आप डंबल के सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री देखो, सिंपली ऐसा नहीं लग रहा है पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है, प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जा रहा है। तो डंबल का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो सिंपली पैराबोलिक मोशन करता हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आगे जा रहा है। लेकिन पूरा का पूरा जो डंबल है वो अपने सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। तो डंबल का सेंटर ऑफ मास है वो सिंपली ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है और पूरा का पूरा जो डंबल है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ इस एग्जाम्पल में अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो इस एग्जाम्पल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे टॉर्क लग रहा होगा, ग्रेविटी का कितना, ज़ीरो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ग्रेविटी का टॉर्क कितना लगेगा, ज़ीरो। इसलिए इस एग्जाम्पल में जो डंबल है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमता रहेगा। उसकी वीसीएम, सेंटर ऑफ मास की स्पीड लगातार चेंज होती रहेगी क्योंकि ग्रेविटी जो है वो पहले कम करेगी फिर बढ़ाएगी, नीचे आने के दौरान बढ़ाएगी, ऊपर जाने के दौरान कम करेगी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हम कांस्टेंट बनी रहेगी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। ठीक है, क्यों कांस्टेंट बनी रहेगी? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ग्रेविटी का ही टॉर्क अगर निकाले तो जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क होगा नहीं तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ओमेगा नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात अगर मैं यहाँ पर करूँ, मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सी बात यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी जो है उसका सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, या फिर अगर मैं टेक्निकली कहूँ तो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, और जो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उसे हम सिंपली कह देंगे कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ये लिखा हुआ है नीचे की तरफ। ठीक है, अगर कोई बॉडी जब तक हिंज्ड नहीं है, फिक्स नहीं है, तब तक वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करती है। ये बात पुरानी हो चुकी है। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रॉड है, ये एक रॉड है, मान लो 4 मीटर की रॉड है। इसको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया और साथ ही साथ इसके सेंटर ऑफ मास को 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी गई आगे की तरफ, और एंगुलर वेलोसिटी दी गई इसको 2 रेडियन पर सेकेंड। मतलब ये रॉड आगे भी चलेगी, घूमेगी भी। आगे क्या चल रहा है, सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेशनल मोशन और जो पूरी की पूरी रॉड है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है, तो पूछा गया कि वेलोसिटी बताओ ए बी एंड सी वाले पॉइंट की, ए बी एंड सी वाले पॉइंट की। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये जो पूरी रॉड है बेटा, ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है, साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी कर रही है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ये होता है कि बॉडी के हर पार्टिकल के पास, बॉडी के हर पॉइंट के पास, बॉडी के हर पॉइंट के पास सेंटर ऑफ मास जैसी वेलोसिटी होती है, सेंटर ऑफ मास जितनी वेलोसिटी होती है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं बी पॉइंट की या ए पॉइंट की, हालांकि ट्रांसलेशनल मोशन और भी कुछ होता है लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए यही जानकारी बहुत है। तो ए पॉइंट की अगर मैं बात करूं और बी पॉइंट की बात करूं, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इनके पास 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड तो दोनों के पास होगी ही होगी। लेकिन जब आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाओ, मतलब आप ऐसे समझो कि आप रॉड के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, आप रॉड के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, तो आपको ये रॉड जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आएगी। ये रॉड जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आएगी, रोटेट करती हुई नजर आएगी। और जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो उस रिजिड बॉडी का हर पॉइंट जो है वो बेटा सर्कुलर मोशन करता है। सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन की वजह से एक वेलोसिटी और होती है v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर। तो सेंटर ऑफ मास तो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, वो तो सिंपली सीधा चलेगा। लेकिन b और a, ये दोनों जो पॉइंट है ये सर्कुलर मोशन करेंगे। आप इमेजिन कर सकते हो ये जो रॉड है जब क्लॉकवाइज घूमेगी, टिल्ट होगी, टेढ़ी होगी थोड़ी सी, तो b वाला पॉइंट घूम के यहाँ आ जाएगा, a वाला पॉइंट घूम के आगे आ जाएगा। ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन करेंगे a और b। और सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा आर। कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, मैंने क्लॉकवाइज लिया है, तो रॉड क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ए पॉइंट पे ओमेगा आर और जोड़ दें साथ में। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2, और आर ए
क्योंकि बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, इसीलिए हर पॉइंट का जो सर्कुलर मोशन होगा, हर पॉइंट का, रॉड के हर पॉइंट का जो सर्कुलर मोशन होगा, उसके सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास पे। आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे। तो ए पॉइंट का, जब ए पॉइंट जो है सर्कुलर मोशन करेगा बेटा, तो ए पॉइंट वाला जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 2 इंटू 2, तो ये कितनी आ गई, 8 मीटर पर सेकेंड। वहीं बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट के पास ट्रांसलेशन की वजह से तो 4 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 4 है, बट रोटेशन की वजह से ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी, 2 इंटू आर। बी वाला जो है, बी वाला जो सर्कल बनाएगा वो कितने रेडियस का बनाएगा, 1 मीटर का, तो 4 + 2 6 मीटर पर सेकेंड। लास्ट में नीचे वाला पॉइंट है सी, सी वाले पॉइंट की बात करें बेटा, तो सी वाला जो पॉइंट है उसके पास ट्रांसलेशन की वजह से तो 4 होगी। देखो ट्रांसलेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि हर पॉइंट के पास जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास जितनी ही होगी, इवन डायरेक्शन भी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास जितनी होगी तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गया है, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जब ये रॉड क्लॉकवाइज घूम रही होगी तो सी वाला जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड जाएगा, सी वाला पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड जाएगा, तो इसके पास ओमेगा आर की जो वेलोसिटी होगी वो पीछे की तरफ होगी। ओमेगा आर की जो वेलोसिटी होगी वो कहाँ पर होगी, पीछे की तरफ होगी। तो ओमेगा कितना है, 2 इंटू सी वाला जो पॉइंट है, सी वाले पॉइंट का रेडियस कितना होगा, सेंटर ऑफ मास से लेकर सी वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 2, 2 इंटू 2, तो इसीलिए सी वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो 0 है। सी वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी नेट आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली क्या कर देना है कि पहले तो आपको ट्रांसलेशनल मोशन की मदद से हर पॉइंट के पास वेलोसिटी उतनी ही लिख देनी है उसी डायरेक्शन में जितनी सेंटर ऑफ मास की है और जिस डायरेक्शन में। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, तो जब पूरी बॉडी रोटेट करेगी तो उसका हर पॉइंट सर्कुलर मोशन करेगा, और हर पॉइंट के सर्कुलर मोशन का जो सर्कल बनेगा, सर्कुलर मोशन करने के दौरान जो वो सर्कल बनाएगा उसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ मास पे ही लाई करेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे ही लाई करेगा। तो सर्कुलर मोशन की वजह से ओमेगा इंटू आर एक वेलोसिटी और होगी, जो कि यहाँ पर आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, ये सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा। ए वाला और बी वाले पॉइंट में ऐड किया क्योंकि ओमेगा आर दोनों का राइट में आ रहा था और सेंटर ऑफ मास भी राइट में था, लेकिन सी वाले का सब्ट्रैक्ट करना पड़ा क्योंकि ट्रांसलेशन की वजह से सेंटर ऑफ मास जितनी 4 तो आगे है, लेकिन सी वाला पॉइंट जो है वो घूम भी रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन का जो ओमेगा आर है वो 2 इंटू 2, 4 पीछे की तरफ आ रहा है, तो नेट कितनी हो गई, 0, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेटा मैंने वैसे ही लिया है, बस यहाँ पर लेंथ जो है वो रॉड की 8 मीटर कर दी है और जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए हैं कि आप ए पॉइंट की वेलोसिटी बताओ और साथ ही साथ उस पॉइंट को ढूंढो जिसकी वेलोसिटी 0 होगी, उस पॉइंट को ढूंढो जिस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी। तो बेटा देख लेते हैं, ये रही रॉड, इस तरह से, ठीक। अब जो ए पॉइंट है फिर से वही बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन का 4 तो होगा हर किसी के पास, ट्रांसलेशनल मोशन का 4 तो होगा हर किसी के पास, तो ए पॉइंट के पास भी ट्रांसलेशनल मोशन का जो है वो तो 4 तो होगा ही होगा। लेकिन अब जो बॉडी है यहाँ पर, रॉड जो है हमारी, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है बेटा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ए पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा, तो उसका जो सेंस ऑफ मोशन है वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी आएगी इधर की तरफ। तो आप देख सकते हो ओमेगा आर की अगर मैं वैल्यू लिखूं, पूरी लेंथ 8 मीटर है, तो सेंटर ऑफ मास से ए तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। तो ओमेगा क्रॉस आर, देख रहे हो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन का v और यहाँ पे ओमेगा आर, ये भी दोनों के दोनों ही राइट में आ रहे हैं, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू इसके सर्कल का जो रेडियस बनेगा वो कितना बनेगा, 4, तो 4 और 8 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये हो जाएगी ए पॉइंट की नेट वेलोसिटी। अब वो ये जानना चाह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसकी वेलोसिटी 0 हो, एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसकी वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। तो ऐसे पॉइंट की वेलोसिटी ढूंढनी है तो मान लो वो पॉइंट ऊपर ही आएगा। क्यों ऊपर आएगा अभी बता देता हूँ। जैसे मान लो ये ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, इसकी ट्रांसलेशन की वेलोसिटी तो 4 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ होगी, लेकिन ध्यान से देखो क्योंकि ये रॉड जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ऊपर वाला जो पॉइंट है उसका ओमेगा आर पीछे की तरफ आएगा, ओमेगा इंटू एक्स। मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है
वो सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस ऊपर है, ठीक। तो ओमेगा आर पीछे की तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना रॉड, तो सर्कुलर मोशन कोई पॉइंट अगर यहाँ पे करेगा रॉड का, तो उसका ओमेगा आर का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, हम चाहते हैं कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है पी पॉइंट मान लिया उसका, इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो जीरो कब होगी, जब यहाँ पर ओमेगा एक्स की वैल्यू 4 के बराबर होगी तभी तो नेट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर। एक्स की वैल्यू यहाँ से सिंपली कितनी आ गई 2 मीटर। तो रॉड के सेंटर ऑफ मास से 2 मीटर ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी है वो जीरो आ रही है। पिछले वाले एग्जांपल में भी तो एक कोई पॉइंट था जिसकी वेलोसिटी जीरो आ रही थी, आप देख सकते हो, ठीक। पिछले वाले एग्जांपल में भी जो कोई एक पॉइंट था उसकी वेलोसिटी जीरो आ रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना रोलिंग मोशन जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सवाल बहुत सिंपल आते हैं, बहुत सिंपल सवाल आते हैं। तो रोलिंग मोशन की अब जानकारी लेते हैं। तो रोलिंग मोशन क्या है? रोलिंग मोशन भी तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ही है। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ही तो है कि पूरी की पूरी जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, साथ ही साथ आगे भी बढ़ रही है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, सीधा जा रहा है बिल्कुल। तो बेटा रोलिंग मोशन को दो पार्ट में तोड़ लिया जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या कहता है कि हर पॉइंट के पास वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी सेंटर ऑफ मास के पास होगी। सेंटर ऑफ मास के पास मैंने VCM ले ली वेलोसिटी और आगे की तरफ है। तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ये है कि हर पॉइंट के पास VCM होगी ही होगी। फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन, अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, अगर आप अज्यूम करो कि आप व्हील के सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हो, तो आपको ये पूरा का पूरा जो व्हील है वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा। तो जब ये पूरी की पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको रोटेट करती हुई नजर आएगी, तो जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है बेटा, तो उस पर लाई करने वाला हर पॉइंट एक्सेप्ट सेंटर ऑफ मास, उस पे लाई करने वाला हर पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आता है। और सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कितनी हो जाती है, लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल की ओमेगा आर। तो आप देख सकते हो कि जो ऊपर वाला पॉइंट है, क्योंकि ये बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ऊपर वाले पॉइंट का ओमेगा आर राइट में, इस पॉइंट का ओमेगा आर नीचे, इस पॉइंट का ओमेगा आर पीछे, इस पॉइंट का ओमेगा आर ऊपर की तरफ, क्लॉकवाइज घूम रही है ना, ठीक। तो इन दोनों को ही तो कंबाइन करना है बस। ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन का जो असर है वही तो है सिंपली रोलिंग मोशन यहाँ पे। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से VCM प्लस घूमने की वजह से ओमेगा आर। यहाँ मैंने बीच में कोई पॉइंट ले लिया है जो सेंटर से r/2 डिस्टेंस ऊपर है, तो इस पॉइंट का जो सर्कल बनेगा, ये वाला जो पॉइंट है सर्कुलर मोशन करेगा, इस पॉइंट का जो सेंटर सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा r/2, इसीलिए उसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी VCM प्लस ओमेगा r/2। इस पॉइंट के पास VCM राइट में होगी, ओमेगा आर नीचे की तरफ होगी, तो नेट वेलोसिटी इधर कहीं आएगी, सिंपली रिजल्टेंट वेक्टर, सिंपली जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। तो VCM इधर की तरफ आ जाएगी, ओमेगा आर इधर की तरफ आ जाएगी, नेट वेलोसिटी इधर आ जाएगी। ये वाला जो पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट है, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से VCM राइट में था, ओमेगा आर पीछे था। यहाँ मैंने एक और पॉइंट ले लिया है जो फिर से सेंटर ऑफ मास से r/2 डिस्टेंस नीचे है। ये वाला जो पॉइंट है वो मैंने सेंटर ऑफ मास से r/2 डिस्टेंस नीचे ले लिया है। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से तो VCM होगी ही होगी उसके पास, साथ ही साथ क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका ओमेगा r/2 पीछे की तरफ आएगा, क्लॉकवाइज घूम रही है ना बॉडी, तो ये पॉइंट का सर्कल जब बनेगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे पीछे की तरफ दिख रही है ना तुम्हें, हमेशा इस इंस्टेंट पे क्या, हमेशा ही इस पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पे ही होगी, पीछे की तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसीलिए नेट वेलोसिटी मैंने लिख दी VCM माइनस ओमेगा r/2। ट्रांसलेशनल की VCM आगे, ओमेगा r/2 पीछे, तो नेट कितनी हो गई VCM माइनस ओमेगा r/2। इस पॉइंट की ट्रांसलेशनल की वजह से VCM आगे की तरफ, घूमने की वजह से ओमेगा r ऊपर की तरफ, तो नेट वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर की तरफ, ठीक। ये हर पॉइंट की वेलोसिटी कर दी। अब मान लीजिए हमें कंडीशन जाननी है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की, कि बॉडी जो है वो बिना स्लिपिंग किए हुए रोल करे। तो फिलहाल सबसे पहले हम जान रहे हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस, जमीन पे समझ लो, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। दो टाइप की रोलिंग समझ सकते हो, एक तो फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और एक मूवेबल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। जैसे अगर पहिया जमीन पे घूम रहा है तो जमीन कैसी है, फिक्स्ड। अगर जो पहिया है किसी ट्रक में रखा हुआ है और ट्रक भी आगे बढ़ रहा है
उस पर रोल करा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, रोलिंग ऑन अ मूवेबल सरफेस। ठीक, तो सबसे पहले सिंपल सी कंडीशन अपन रिवाइज कर ले रहे हैं या जान ले रहे हैं फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस की। ये जो नीचे वाला पॉइंट है बेटा, नीचे वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी क्या है, VCM आगे की तरफ, ओमेगा आर पीछे की तरफ। ठीक, अब दो ब्लॉक्स अगर एक दूसरे के ऊपर रखे हों बेटा, दो ब्लॉक जो हैं, दो ब्लॉक अगर एक दूसरे के ऊपर रखे हों तो दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर या नीचे स्लिप ना करें, एक दूसरे के ऊपर नीचे स्लिप ना करें। एक के ऊपर एक ब्लॉक रख दो, एक के ऊपर एक ब्लॉक रख दो, तो अगर दोनों ब्लॉक्स को मूव कराना है साथ में बिना स्लिपिंग के, तो दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पर है कि अगर इस पहिए को ज़मीन के ऊपर रोल करना है बिना स्लिपिंग किए हुए, तो जितनी वेलोसिटी ज़मीन की है उतनी वेलोसिटी नीचे वाले पॉइंट की होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी वही होनी चाहिए जितनी ज़मीन की है। यही वाला पॉइंट तो जो होगा ज़मीन के साथ कांटेक्ट में, हालांकि ये इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, थोड़े समय बाद ये वाला पॉइंट घूम के नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट भी घूम के नीचे आ जाएगा। तो फिलहाल जो भी पॉइंट इस जगह पर होगा उसकी नेट वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट ज़मीन के कांटेक्ट में होगा ना, तो ज़मीन के ऊपर अगर उसे स्लिपिंग नहीं करना है तो उस पॉइंट की वेलोसिटी ज़ीरो ही होनी चाहिए। अच्छा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आएगी कितनी, VCM राइट में है, ओमेगा आर लेफ्ट में है, तो नेट लिख दिया मैंने VCM माइनस ओमेगा आर। बट क्योंकि ज़मीन के ऊपर अगर रोलिंग करानी है बिना स्लिपिंग के, विदाउट स्लिपिंग, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से कंडीशन निकल के आई VCM इक्वल टू ओमेगा आर। तो याद रखें ये VCM इक्वल टू ओमेगा आर कंडीशन तभी वैलिड है जब आपको रोलिंग करानी है फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। मूवेबल पे हो तो कंडीशन बदल जाती है, क्या हो जाती है वो भी मैंने आगे कवर किया हुआ है। ठीक, चलिए बेटा, तो VCM की वैल्यू ओमेगा आर के बराबर आ जानी चाहिए अगर रोलिंग करानी है ग्राउंड पे कह लो या फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कह लो। ठीक, तो VCM की वैल्यू ओमेगा आर, तो बेटा ओमेगा आर को भी VCM के बराबर रख दो, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगी, ये मैंने सामने लिख दिए, समझ सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम देख लो, आप समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक, चलिए अब जैसा कि मैंने यहीं पर आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है कि यहाँ पर एक व्हील जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो ऐसे केस में आपको P पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है, P पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है। तो बेटा ध्यान से देखो, हमें ये पता है कि अगर ये रोलिंग कर रहा है तो इसके पास दो तरीके की वेलोसिटी होंगी, एक तो ट्रांसलेशनल की वजह से, ट्रांसलेशनल की वजह से तो 4 होगी, सीधी लगा दो, और घूमने की वजह से ओमेगा आर। तो यहाँ पर जो है मैंने डायरेक्शन नहीं दिया है घूमने का, क्लॉकवाइज मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो P पॉइंट के पास इस समय जो घूमने की वजह से वेलोसिटी आएगी वो इधर की तरफ आएगी, कितनी आएगी, ओमेगा आर। लेकिन ओमेगा की ज़रूरत है क्या, जब ऑलरेडी बोल रखा है कि बॉडी रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग, तो VCM की जो वैल्यू होगी वही ओमेगा आर की वैल्यू होगी। तो 4 ये भी हो गया, ठीक, ये भी 4 हो गया। अब बेटा ध्यान से देखते हैं, ये एंगल 30 है, ये वाला एंगल 30 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30। एक सेकेंड, जस्ट थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको। ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि ओमेगा आर जो है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी जो आती है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर आती है, ठीक है, टेंजेंशियल आती है। तो अब बेटा ध्यान से देखो, इस पॉइंट के पास जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है वो ट्रांसलेशन की वजह से 4 इधर है और घूमने की वजह से 4 इधर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो अब नेट वेलोसिटी अगर निकालनी है तो नेट वेलोसिटी बीच में कहीं आ जाएगी, और नेट वेलोसिटी आएगी कितनी, 2 वेक्टर दिए हुए, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। बट यहाँ पर एक जो डायरेक्ट लॉजिक आपको 11th क्लास में रटाया जाता है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और उन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, उन दोनों के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आता है उसका भी मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के बराबर आता है। तो नेट वेलोसिटी भी 4 ही आने वाली है। नहीं तो आप √a² + b² + 2ab cos थीटा लगाकर देख लो। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री, 90 + 30, 120 डिग्री। ठीक, चलिए, हाँ बेटा, जैसे वेलोसिटी जानी वैसे एक्सेलरेशन भी जान लेते हैं। रोलिंग मोशन में क्या होती है, जैसे कोई व्हील है वो आगे की तरफ जा रहा है और घूम भी रहा है, तो बेटा इसके पास लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो है ACM,
और रोटेशन की दौरान इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, वो है अल्फा। ठीक, तो बेटा इस हिसाब से हर पॉइंट के पास जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी कितनी होगी, जैसे वेलोसिटी में समझाया वैसे ही समझो। ACM आगे की तरफ, ट्रांसलेशन की वजह से ACM हर पॉइंट के पास आगे की तरफ। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर कैसा दिखाया, अल्फा क्लॉकवाइज दिखाया, तो बेटा इस पॉइंट के पास अल्फा आर, जो अल्फा आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, पॉइंट हर पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन कैसा होगा, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर पॉइंट के पास और होगी, जो कि कितनी होगी, अल्फा आर। तो यहाँ पर क्योंकि ऐसे लिया है ना डायरेक्शन अल्फा का, तो इसके पास ACM प्लस अल्फा आर। इसका ACM ट्रांसलेशन की वजह से इधर, रोटेशन की वजह से अल्फा आर नीचे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा। इसका ट्रांसलेशन की वजह से ACM आगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर पीछे, ACM इधर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर ऊपर। लेकिन साथ ही साथ एक एक्सेलरेशन का और ध्यान रखना है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी तो होती है हमेशा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो हर पॉइंट के पास सेंटर की तरफ डायरेक्टेड एक एक्सेलरेशन और होगी, ओमेगा स्क्वायर आर। हमेशा वो कहाँ की तरफ होती है, हमेशा सेंटर की तरफ। ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर, सेंटर की तरफ, ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ, ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ। तो इस पॉइंट के पास ACM भी इधर है, ओमेगा स्क्वायर आर भी इधर है, तो मैंने नेट ACM प्लस ओमेगा स्क्वायर आर लिख दिया इस डायरेक्शन में। ठीक, फिर वैसे ही वेलोसिटी की तरह कि अगर रोलिंग करना है फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो नीचे वाले पॉइंट की नेट एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। नेट एक्सेलरेशन 0 होगी तो ACM माइनस अल्फा आर। नेट एक्सेलरेशन 0 मतलब ये वाली जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये वाली जो एक्सेलरेशन जो आएगी लीनियर वाली, ये जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 0 टोटल तो नहीं होगी क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आर ये सेंट्रीपिटल तो होगी ना। तो ACM माइनस अल्फा आर की वैल्यू 0, तो ACM की वैल्यू किसके बराबर, अल्फा आर के बराबर। तो ACM की वैल्यू किसके बराबर, अल्फा आर के बराबर। ठीक, ये कंडीशन आ जाएगी एक्सेलरेशन की। जैसे VCM इक्वल टू ओमेगा आर आया, वैसे ही ACM इक्वल टू अल्फा आर आ गया। अब बेटा यहाँ पर भी एक व्हील दिया हुआ है जिसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ओमेगा दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस दे रखा है 2 मीटर, और बोला है कि रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो ऐसे केस में इस पॉइंट की एक्सेलरेशन बताओ, सीधा वाला जो पॉइंट है उसकी एक्सेलरेशन बताओ। ठीक है, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन बताओ। तो बेटा इस पॉइंट के पास जो एक्सेलरेशन होगी वो कौन सी होगी, एक तो ACM इधर की तरफ होगी, अल्फा आर नीचे की तरफ होगी, अल्फा आर नीचे की तरफ होगी। लेकिन वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कह रहा है, तो अल्फा आर की वैल्यू तो ACM के बराबर वैसे ही होगी, और साथ ही साथ बेटा इधर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर भी होगी, ओमेगा स्क्वायर आर भी होगी। तो बेटा यहाँ पर इस पॉइंट के पास इधर ACM है, इधर ओमेगा स्क्वायर आर है, तो ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 2 32। तो बेटा इस पॉइंट के पास इधर नेट एक्सेलरेशन आएगी इधर की तरफ इस इंस्टेंट पे, और कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर आर 32 है, ACM 8 है, तो 32 लेफ्ट में 8 राइट में, तो 32 माइनस 8 कितना हो गया, 24। तो 24 तो इस पॉइंट के पास इस डायरेक्शन में, और नीचे की तरफ ACM और है, एक और ACM और है, वो कितनी है 8। ठीक, तो अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर चाहिए, नेट एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए, तो अब आपको सिंपली क्या लगा देना है, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला। नेट एक्सेलरेशन विल बी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, और 24 और 8 के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो 2AB cos थीटा लिखने की ज़रूरत है नहीं, cos 90 0 हो जाएगा। अब निकाल लेंगे जो भी वैल्यूज आएगी। ठीक है, लॉजिक समझो बस सिंपली। ठीक है, वहाँ पर वेलोसिटी की तरह बस गलती ये मत कर देना कि जैसे VCM और ओमेगा आर का रिजल्टेंट निकाल के आ गए, ओमेगा स्क्वायर आर को मत भूलना। मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये कि ओमेगा स्क्वायर आर को मत भूलना। ठीक, हाँ बेटा, इसके बाद रोलिंग मोशन में या कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो बेटा यहाँ पर दो मोशन का कॉम्बिनेशन होता है रोलिंग मोशन, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, v किसका, VCM का, और रोटेशन की हाफ i ओमेगा स्क्वायर, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ठीक, जैसे कि हमें पता है रोलिंग मोशन में ओमेगा की वैल्यू VCM बाय आर के बराबर होनी चाहिए, VCM इक्वल टू ओमेगा आर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में क्या लिखा जाता है, m के स्क्वायर। जैसे ही आप ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं तो आपकी रोलिंग का जो फॉर्मूला है वो निकल के आता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के टर्म्स में, हाफ m VCM स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन आप इसको ऐसे याद रखो, बहुत ज़्यादा सही रहेगा कि
नेट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ट्रांसलेशनल वाली यानी कि हाफ mv² प्लस रोटेशनल वाली हाफ I⍵²। ऐसे याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा इसके बाद हम बात करते हैं रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन की। इस टॉपिक में बच्चों को काफ़ी समस्या आती है कि रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन कब लगेगा कब नहीं लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, कौन सा लगेगा, ये सारी बातें जाननी होती। तो बेटा सबसे पहले अगर उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि इफ़ द बॉडी इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर उसने पहले ही बात ये दे रखी है कि इफ़ द बॉडी इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस और साथ ही साथ उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो अपने आप समझ जाना कि वो बिना स्लिपिंग के मोशन अगर कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो हमेशा फ्रिक्शन ज़ीरो होगा। जब स्लिपिंग है नहीं उस समय और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है तो हमेशा फ्रिक्शन ज़ीरो होगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, ज़ीरो। लेकिन अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स पिक्चर में आ जाता है, बॉडी पे एक फोर्स भी लगाया जा रहा है, वो अगर पिक्चर में आ जाता है तो फ्रिक्शन कब लगेगा कब नहीं लगेगा उसकी जानकारी हमें चाहिए होती है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक। मान लो बेटा ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से h0 हाइट ऊपर फोर्स लग रहा है, सेंटर ऑफ मास से h0 हाइट ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक। बॉडी बिल्कुल रोलिंग मोशन बिना स्लिपिंग के परफॉर्म करेगी अगर h0 की वैल्यू ICM/mr आती है। ICM का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, जिसके फॉर्मूले अपन रट चुके होते हैं, ठीक। तो h0 की वैल्यू अगर इतनी आती है, अगर आप इस पर्टिकुलर हाइट पे फोर्स लगाते हैं, इस पर्टिकुलर हाइट पे फोर्स लगाते हैं बेटा, तो ऐसे केस में बॉडी जो है वो प्योर रोलिंग मोशन करती है बिना स्लिपिंग के, बिना स्लिपिंग के रोलिंग मोशन करती है। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर इस पर्टिकुलर हाइट पे आप फोर्स लगा रहे हो, वो हाइट निकालनी कैसी है, फॉर्मूला ये लिखा है, अगर इस पर्टिकुलर हाइट पे आप फोर्स लगा रहे हो तो ऐसे केस में बॉडी जो है वो सिंपली रोलिंग मोशन परफॉर्म करती है बिना स्लिपिंग के। तो ऐसे केस में जो फ्रिक्शन है वो ज़ीरो होगा, फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो होगा। लेकिन अगर यहाँ पर दो केस लिए कि सेंटर ऑफ मास से अगर आप h हाइट ऊपर, सेंटर ऑफ मास से अगर आप h हाइट ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो ऐसे केस में यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखनी है। अगर h की वैल्यू h0 से ज़्यादा है, h0 क्या है, वो वाली हाइट जिस पे फोर्स लगाने पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अपने आप बॉडी इट विल रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक। तो h0 हाइट से ऊपर अगर आप हाइट पे फोर्स लगा रहे हो तो ऐसे केस में क्या होता है कि अल्फा आर की जो वैल्यू है वो बड़ी आ जाती है ACM से। नीचे वाले पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन है, समझ रहे हो, दो एक्सेलरेशन शब्द का मतलब यहाँ पर सिंपल सा समझो, टेंजेंशियल अल्फा आर इधर और यहाँ पे ट्रांसलेशन की वजह से ACM आगे की तरफ। तो नीचे वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन ज़ीरो होनी चाहिए अगर हमें रोल कराना है बिना स्लिपिंग के। तो वो कब आएगी, जब अल्फा आर की वैल्यू ACM के बराबर होगी, अल्फा आर की वैल्यू ACM के बराबर होगी। लेकिन अगर आप h की वैल्यू h0 से ज़्यादा वाली हाइट पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो ऐसे केस में होता क्या है कि अल्फा आर जो है वो ACM से बड़ा आ जाता है, अल्फा आर जो है वो ACM से बड़ा आ जाता है। तो अल्फा आर ACM से बड़ा आएगा तो नेट एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगी। अल्फा आर अगर ACM से बड़ा आएगा तो नेट एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इस पॉइंट के पास नेट एक्सेलरेशन लेफ्ट में आ जाएगी और ज़मीन पे अगर रोल कराना है तो होनी नहीं चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। इसीलिए फ्रिक्शन राइट में लगने लगता है, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन को ज़ीरो करने के लिए, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन को ज़ीरो करने के लिए। अब अल्फा आर माइनस ACM, अल्फा आर बड़ा है ना, तो अल्फा आर माइनस ACM लेफ्ट में आएगा, तो फ्रिक्शन को यहाँ राइट में लगना पड़ेगा उसको कम करने के लिए और फिर धीरे धीरे ज़ीरो तक ले आने के लिए, ठीक। तो फ्रिक्शन लगेगा और आगे की तरफ लगेगा। चलिए इसके बाद अगर h की वैल्यू h0 से कम है, अगर आप h0 वाली हाइट से कम हाइट पे फोर्स लगा रहे हो तो ऐसे केस में ACM ज़्यादा हो जाता है अल्फा आर से, ACM ज़्यादा हो जाता है अल्फा आर से ACM ज़्यादा हो जाता है अल्फा आर से। तो ऐसे केस में जो फ्रिक्शन है उसे बैकवर्ड लगना पड़ेगा क्योंकि ACM माइनस अल्फा आर राइट साइड में आ जाएगा ना। अब बेटा ACM ज़्यादा है अल्फा आर से तो नीचे वाले पॉइंट के पास नेट एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में आ जाएगी ना। तो फ्रिक्शन को उसको कम करने के लिए, अच्छा फ्रिक्शन को कम क्यों करना है, क्योंकि उसे ज़मीन पे रोल कराना है मान लो, तो नीचे वाले पॉइंट फिक्स्ड सरफेस पे अगर मान लो रोल कराना है तो नीचे वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन ज़ीरो होनी चाहिए। तो ACM माइनस अल्फा आर राइट में है उसके पास नेट एक्सेलरेशन, तो फ्रिक्शन को लेफ्ट में लगना पड़ेगा ना उसको घटा के ज़ीरो करने के लिए। तो ये इस तरीके से आप फ्रिक्शन ध्यान रखोगे। इस पे 2-3 सवाल भी मैंने डाल रखे हैं, अगर थ्योरी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया कि एप्लीकेशन कैसे देखेंगे तो इस पे 2-3 सवाल मैंने यहाँ डाल रखे हैं, ठीक। फिर उसके बाद बेटा रोलिंग ऑन मूवेबल सरफेस, अगर किसी बॉडी को
अगर किसी बॉडी को एक चलती हुई बॉडी के ऊपर रोल कराना है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी ये चारों डायग्राम में सिंपल सी एक कंडीशन निकल के आती है कि नीचे वाले पॉइंट या इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की मैं बात करूं, नीचे वाले पॉइंट की जगह मुझे बेटर शब्द यही होगा इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नेट वेलोसिटी या नेट एक्सेलरेशन उतनी ही आनी चाहिए जितनी वेलोसिटी और जितनी एक्सेलरेशन उस बॉडी की है जिसके ऊपर वो रोल कर रहा है। समझ गए ना? जैसे इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, VCM माइनस ओमेगा आर। तो इस बार VCM माइनस ओमेगा आर की वैल्यू को जीरो नहीं होना है, वो तो तब होना था जब वो ज़मीन पे रोल कर रहा था, लेकिन ज़मीन पे रोल नहीं कराना है, इस बार एक बॉडी के ऊपर रोल कराना है। बॉडी खुद आगे V1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी है वो V1 के बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से इस पॉइंट की जो नेट एक्सेलरेशन है, जो कि यहाँ पे ACM माइनस अल्फा आर है, वो A के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर रोलिंग करानी है बिना स्लिपिंग के। तो उसी तरह से आप ये दोनों डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, तो कंडीशन बड़ी सिंपल सी याद रखनी, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। ठीक है, लॉजिक याद रखो। चलिए, तो ये अपन ने थोड़ी सी बातें जानी जो रोलिंग मोशन में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे या फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो कुछ हमने बातें जानी। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला सिंपल सवाल कि एक स्फीयर जो है इट कैन नॉट रोल ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस, रफ इंक्लाइंड सरफेस। ठीक, आप आराम से सोचिए, तब तक मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ये इंक्लाइंड सरफेस है, इस इंक्लाइंड सरफेस पे किसी भी बॉडी को आप छोड़ोगे तो बेटा mg sin थीटा का, mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा अपने आप सेंटर ऑफ मास पे इस तरफ लगने लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लो या सेंटर ऑफ मास, फिलहाल एक ही बात, mg sin थीटा इधर की तरफ लगने लगेगा। तो बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स mg sin थीटा एक लग रहा है और वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। और हमने तो क्या जाना था कि सेंटर ऑफ मास से h0 हाइट ऊपर लगना चाहिए फोर्स, सेंटर ऑफ मास से h0 हाइट ऊपर लगना चाहिए फोर्स, तभी जाके रोलिंग पॉसिबल है, विदाउट स्लिपिंग। ठीक, और यहाँ पर तो mg sin थीटा जो है वो सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पर ही अगर लग रहा है तो बेटा यहाँ पे तो स्फीयर रोल कर नहीं पाएगा, और स्फीयर को अगर रोल करना भी है तो बिना फ्रिक्शन के तो रोल कर नहीं पाएगा। तो h की वैल्यू h0 से कम पे, अगर h की वैल्यू h0 से अगर कम हाइट पे फोर्स लगता है तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, पीछे की तरफ लगता है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है। तो इंक्लाइंड प्लेन में तो फ्रिक्शन होना ही होना चाहिए, mg sin थीटा तो यहीं लगेगा हमेशा, तो इंक्लाइंड प्लेन में तो फ्रिक्शन होना ही होना चाहिए तभी रोल कर पाएगा, इसलिए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे वो रोल नहीं कर पाएगा। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है बेटा, स्मूथ और यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करूँ तो स्मूथ और रफ की कोई कंडीशन नहीं थी रोलिंग की कंडीशन बस ये थी कि नीचे वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी जिस बॉडी पे वो रोल कर रहा है उसकी है। तो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी, अगर मैं ज़मीन की बात करूं तो जब तक स्फीयर का VCM ओमेगा आर के बराबर है तो तब तक नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी, तो वो अपने आप रोल करेगा, भले ही सरफेस स्मूथ हो या रफ हो। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंडर इज रोलिंग ओवर अ सरफेस विच पॉइंट्स ऑन इट मूव रेक्टिलिनियरली। तो बेटा ध्यान से देखो, एक सिलेंडर जो है वो रोल कर रहा है, एक सेकेंड जस्ट, सिलेंडर जो है वो रोल कर रहा है, तो वो ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जो बिल्कुल सीधा मूव कर रहे होंगे, तो बेटा ये देखो सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है वो हमेशा सीधा ही तो चलता है, अब ये सिलेंडर जो है, तो सिलेंडर में आप अज्यूम कर सकते हो कि सेंटर ऑफ मास एक्सेस पे ही तो लाई करेगा सिलेंडर की, तो इसी तरह से एक्सेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो बिल्कुल सीधे सीधे मूव कर रहे होंगे। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सेस होगी, जो कि यहाँ पर वही सेम ही एक ही बात है, तो जो एक्सेस होगी सिलेंडर की बेटा, वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सीधा मूव कर रहे होंगे, बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो तो घूमेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे, घूमेंगे भी, लेकिन एक्सेस पे लाई करने वाले जितने पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सीधा मूव करते रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन उसने ये दिया है कि एक प्लेन सरफेस पे व्हील जो है वो v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसके सेंटर की वेलोसिटी v0 है, तो आपको बताना है कि उसी लेवल पे एक और पॉइंट जो होगा उसकी स्पीड कितनी होगी। तो बेटा वो अपन निकाल चुके हैं पहले ही,
सेंटर की वेलोसिटी कितनी है v नॉट, वो कह रहा है इसी लेवल पे एक और पॉइंट जो है उसकी स्पीड कितनी होगी, और रोलिंग बोल रखी है, तो रोलिंग बोल रखी है तो समझ ही जाना कि वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कह रहा है। तो इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी होंगी, v नॉट इधर, vcm इधर, ओमेगा आर इधर। अब क्योंकि वो बोल रहा है रोल कर रहा है तो ओमेगा आर की वैल्यू vcm के बराबर वैसे ही होगी, तो v नॉट 90 डिग्री का एंगल, तो नेट वेलोसिटी रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला √a² + b² √2 v नॉट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने ये बोला कि एक व्हील है जिसका रेडियस r है और वो ग्राउंड पे रोल कर रहा है यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी v से, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी रिलेटिव टू बॉटम मोस्ट कितनी होगी। तो बेटा ध्यान से देखो, जब रोलिंग होती है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कितनी आई थी, 2 vcm, vcm प्लस ओमेगा आर आती है ना टॉप मोस्ट वाले की। टॉप मोस्ट वाले की वेलोसिटी क्या आती है, vcm प्लस ओमेगा आर, और ओमेगा आर तो खुद vcm के बराबर होता है रोलिंग के लिए, तो नेट वेलोसिटी 2 vcm, और नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0। तो ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू V कितना हो गया, 2 vcm ही हो गया, यानी कि सिंपली 2v हो गया। ये वेलोसिटी उसने vcm की वैल्यू v के बराबर दे रखी है। ठीक है, चलिए इसके बाद जैसे कि फ्रिक्शन वाले सवाल आपको जानने थे, तो फ्रिक्शन में यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन साथ में मैंने यहाँ पे नहीं जोड़ी है, ये कंडीशन भी साथ में मेंशन की गई होगी। इफ इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, इसमें भी इफ इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ठीक, चलिए तो बेटा यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, डिस्क है पहली बात, सेंटर ऑफ मास से कितने हाइट ऊपर पे लग रहा है, r/2 पे, सेंटर ऑफ मास से r/2 पे, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो पहले ये तो जान ले फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं। उसका जानने का क्या तरीका है कि हम ये जाने कि आखिर वो h0 हाइट कितनी होगी जहाँ पर फोर्स लगाने पर जो फ्रिक्शन है वो नहीं लगेगा, बॉडी अपने आप रोल करेगी बिना स्लिपिंग के। तो फॉर्मूला क्या था, ICM/mr, ICM की वैल्यू mr²/2 mr, तो r/2, तो h0 की वैल्यू कितनी आ गई डिस्क के लिए, r/2। तो यानी कि डिस्क के सेंटर ऑफ मास से r/2 हाइट ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो डिस्क जो है वो बिना स्लिपिंग के रोल करेगी, अपने आप ही रोल करती रहेगी। तो फ्रिक्शन की ज़रूरत क्या है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 0। फ्रिक्शन कितना लगेगा, 0। ठीक, अब वही डिस्क है, उतने ही मास की, उतने ही रेडियस की। अब जो फोर्स जो है वो मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगा दिए, तो पूछा है फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, हाँ जी बिल्कुल लगेगा। क्यों, क्योंकि h0 की जो वैल्यू है वो डिस्क के लिए कितनी निकल के आई, r/2। तो हम यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या सेंटर ऑफ मास से r/2 हाइट ऊपर लगा रहे हैं, नहीं, हम उससे भी ऊपर वाली हाइट पे लगा रहे हैं। तो ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया h की वैल्यू h0 से ज़्यादा वाला, h की वैल्यू h0 से ज़्यादा वाला केस हो गया। ठीक, h की वैल्यू h0 से ज़्यादा वाला जब केस होता है तो ऐसे केस में फ्रिक्शन के बिना रोलिंग पॉसिबल है ही नहीं। और फ्रिक्शन लगता कहाँ है, फ्रिक्शन लगेगा h की वैल्यू h0 पे, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, रिवाइज करो, h की वैल्यू h0 पे फ्रिक्शन जो है वो नीचे आगे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। ठीक, तो अब बेटा सिंपल सी बात है, आगे क्या प्रोसीड करें। देखो रोलिंग के सवालों में अगर कहीं फंसते हो तो दो ही चीज़ें बात याद रखनी होती हैं कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास को आगे बढ़ाओ, ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन लगाओ, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल मोशन, वो देखना है अपन को। ठीक, क्या मतलब है इसका, अभी यहाँ पे बताते हैं। ये ACM से मान लो आगे जा रहा है और साथ ही साथ अल्फा से घूम रहा है, तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या कहेगा, ट्रांसलेशनल मोशन ये कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एनालॉगस टू दिस रोटेशनल मोशन क्या कहेगा, रोटेशनल मोशन कहेगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूंगा तो बेटा दोनों फोर्सेस का आएगा, ऊपर वाली एक्सटर्नल फोर्स, नीचे वाली फ्रिक्शन, और दोनों फोर्सेस का जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो अपोजिट आएगा। अब ये मैं समझा चुका हूँ, पिछले काफ़ी कुछ लेक्चर्स पहले मैं बता चुका हूँ टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो दोनों का जो टॉर्क आएगा उसका डायरेक्शन अपोजिट आएगा, तो F इंटू आर, सेंटर ऑफ मास से
दोनों पॉइंट्स जहाँ पर ये दोनों फोर्सेस पास हो रही हैं, आर डिस्टेंस ही होगी उन पॉइंट्स की, तो कैपिटल एफ डॉट आर माइनस स्मॉल एफ डॉट आर, स्मॉल एफ डिनोट्स फ्रिक्शन, इक्वल टू आईसीएम, आईसीएम डिस्क का कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा, तो एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम अल्फा आर बाय 2। अब यहाँ से एक आर मैंने कैंसिल आउट कर दिया, एक आर जो है वो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक। तो अब बेटा ध्यान से देखो, अगर रोलिंग करवानी है तो अल्फा आर की वैल्यू तो एसीएम के बराबर होनी ही चाहिए। तो इक्वेशन क्या बनती है ये वाली, एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम होल डिवाइडेड बाय 2। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, समझ में आ गई बात यहाँ पे, ठीक। एक इक्वेशन ये वाली हो गई। तो यहाँ से आप एम ए सी एम को सिंपली क्या लिख सकते हो, 2 इंटू कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ। एम ए सी एम को, या इसको सेकंड इक्वेशन नहीं दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, उसको सेकंड कर देंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ जगह नहीं रह गई है, तो मैं आगे वाले सवाल में इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जगह नहीं छोड़ी शायद मैंने, तो मैं आगे वाले सवाल में इसका आगे का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक। एम ए सी एम को हम लिख सकते हैं 2f माइनस 2 स्मॉल एफ। समझ गए ना ये मैंने क्या किया, एम ए सी एम को क्या लिख सकते हैं 2 कैपिटल एफ माइनस 2 स्मॉल एफ, ठीक। अब यही जो एम ए सी एम की वैल्यू आई है जो अभी जस्ट निकाली है, वो मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पहली वाली इक्वेशन है क्या, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल्स टू एम ए सी एम। तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल्स टू एम ए सी एम, और एम ए सी एम की वैल्यू क्या है 2 कैपिटल एफ माइनस 2 स्मॉल एफ। तो यहाँ से यहाँ पे ये माइनस 2f है और ये माइनस f है, इसको इधर ले आते हैं, तो स्मॉल f इज इक्वल्स टू 2f माइनस कैपिटल f इज इक्वल्स टू कैपिटल f। ये आंसर आ गया। तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो उसी कैपिटल f के बराबर आ रहा है, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो उसी कैपिटल f के बराबर आ रहा है, ये वैल्यू, ठीक। फिर से बेटा यहाँ पे एक और आपको फ्रिक्शन कहाँ कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा वो सारे केसेस में आपको बता दूं, कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाए आपकी जितनी ज़्यादा हो सके, ठीक। चलिए अब यहाँ पे इस सवाल पे मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे लगा रहा हूँ। तो सेंटर ऑफ मास से कितनी हाइट ऊपर फोर्स लगाना चाहिए डिस्क के लिए, r/2, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे लग रही है, तो इसीलिए ये वाला जो केस है वो h लेस देन h नॉट वाला केस हो गया। h लेस देन h नॉट वाला केस हो गया। पिछला वाला क्या था, h ग्रेटर देन h नॉट, ये वाला क्या है, h लेस देन h नॉट वाला केस हो गया। इसीलिए यहाँ पर भी फ्रिक्शन के बिना रोलिंग पॉसिबल होगी नहीं, और फ्रिक्शन के बिना रोलिंग पॉसिबल होगी नहीं तो बेटा फ्रिक्शन लगेगा कितना ये जानना है। अब h लेस देन h नॉट पे अगर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या आया था, पीछे की तरफ आया था। तो फिर से वही कहानी, सेंटर ऑफ मास के पास आगे की तरफ एक्सेलरेशन ACM मान लो, और घूमेगा कैसे, इस फोर्स का टॉर्क तो मिलेगा नहीं, ये फोर्स सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, फ्रिक्शन का टॉर्क मिलेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो फ्रिक्शन कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। निकाल सकते हो ना टॉर्क का डायरेक्शन, ठीक। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी अल्फा इधर की तरफ आएगा। तो बेटा ट्रांसलेशनल मोशन क्या कहता है, ट्रांसलेशनल मोशन तो सिंपली ये कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। रोटेशनल मोशन क्या कहता है, रोटेशनल मोशन कहता है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इस कैपिटल एफ का निकालूं तो जीरो आएगा, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है। तो टॉर्क आएगा किसका, सिर्फ फ्रिक्शन का, तो स्मॉल एफ डॉट आर, आईसीएम की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा, तो स्मॉल एफ डॉट आर इज इक्वल्स टू, सॉरी एक सेकेंड, स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू एम अल्फा आर बाय 2। अब रोलिंग के लिए अगर रोलिंग करानी है तो अल्फा आर की वैल्यू ACM के बराबर होनी चाहिए, इसीलिए जो फ्रिक्शन है वो सिंपली कितना हो जाएगा एम ACM बाय 2। तो एम ACM की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2 इंटू स्मॉल एफ। तो अब इसे उठा के पहली इक्वेशन में पुट कर दो, ये पहली इक्वेशन हो गई, पुट इन फर्स्ट। तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू 2f। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, कैपिटल एफ बाय 3। ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना चाहिए, f बाय 3, कैपिटल F बाय 3। समझ गए ये बात। तो फ्रिक्शन कब लगेगा कब नहीं लगेगा या कितना लगेगा, ये सारे केसेस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। अब यहाँ पे डिस्क की जगह कल को स्फीयर होता, रिंग होती, सिलेंडर होता, तो क्या होता, बस अंतर h नॉट में आ जाता, बाकी प्रोसीजर वैसे ही सेम होता। h नॉट में अंतर आ जाता, h नॉट की वैल्यू आप निकाल लेते, ICM बाय MR,
अब जैसे मान लो यहाँ पे रिंग होती तो एच नॉट की वैल्यू कितनी आती, ICM/mr के फॉर्मूले से, ICM की वैल्यू mr² आर आती। तो रिंग में अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो ऐसे केस में आर सेंटर से आर डिस्टेंस ऊपर टॉप मोस्ट ही हो गया ना, तो रिंग में अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो ऐसे केस में स्लिपिंग नहीं होती, अदरवाइज होती। और तब फ्रिक्शन कितना लगता, पूरा का पूरा प्रोसीजर यही है, पूरा का पूरा प्रोसीजर इसी तरह का है। ठीक, अच्छा ये वाला जो सॉल्यूशन था ये पिछले वाले का रिमेनिंग पार्ट था। ठीक है, चलिए हाँ बेटा, अब क्वेश्चन हम थोड़े से देखते हैं कि अगर बॉडी को मूवेबल सरफेस पे रोल करना है तो क्या, मूवेबल सरफेस पे रोल करना है तो क्या। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये जो स्फीयर है या कोई भी बॉडी है मान लो, इसकी वेलोसिटी है आगे की तरफ v, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v दे रखी है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकेंड है, और ये जो इसकी रेडियस है वो 2 मीटर है, और जिस प्लैंक पे वो घूम रहा है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो वो जानना चाह रहा है कि v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर वो रोल कर रहा है बिना स्लिपिंग के। तो बेटा ध्यान से देखो, इस पॉइंट के पास नेट जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, v माइनस ओमेगा आर, ओमेगा आर पीछे आएगी ना, v आगे आएगी, तो v माइनस ओमेगा आर, तो v माइनस ओमेगा आर की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर होनी चाहिए। नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी उतनी होनी चाहिए जिस पे वो रोल कर रहा है, तो v माइनस ओमेगा की वैल्यू 4, रेडियस 2 इक्वल्स टू 10, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू होनी चाहिए। VCM इक्वल टू ओमेगा आर हमेशा नहीं होता है स्लिपिंग के लिए, वो सिर्फ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है, ठीक है, या फिक्स सरफेस पे होता है। इसके बाद अब यहां पर पूछा है कि स्फीयर की वेलोसिटी बताओ अगर वो इन दोनों प्लैंक्स के बीच में रोल कर रहा है, इन दोनों प्लैंक्स के बीच में रोल कर रहा है। तो मान लो स्फीयर की वेलोसिटी जो है वो v है, और स्फीयर को साथ ही साथ घुमा दो, मान लो ओमेगा से घुमा दिया। तो बेटा ध्यान से देखो, स्फीयर के ये वाला जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, चलने की वजह से v आगे और क्लॉकवाइज घुमाया ना मैंने, तो ओमेगा आर भी आगे की तरफ। इस पॉइंट के पास वेलोसिटी कितनी होगी, इसके पास v माइनस ओमेगा आर होगी, चलने की वजह से v आगे, घूमने की वजह से ओमेगा पीछे आएगा, तो नेट वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आर। अब बेटा इस स्फीयर को दोनों प्लैंक्स के बीच में रोल करना है, तो हमें पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी वही होनी चाहिए जितनी मूवेबल बॉडी की है। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या कहती है कि v प्लस ओमेगा आर की वैल्यू v के बराबर होनी चाहिए। नीचे वाले पॉइंट को ध्यान दो तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए, v माइनस ओमेगा आर की वैल्यू v2 के बराबर होनी चाहिए। वो v की वैल्यू तो पूछ रहा है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो यहाँ से 2v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, v की वैल्यू v1 प्लस v2 होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला रटोगे तो फंस जाओगे। यहाँ पे आपको सिंपली क्या कंसेप्ट रटना है, क्या कि भैया जिस पॉइंट को जिस बॉडी के कांटेक्ट में रखना है उस पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो उसी बॉडी के बराबर होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक रिंग है, मास m है, रेडियस r है, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग रैप कर दी है, ठीक है, एक रोप है जो रैप कर दी है, और रिंग के नीचे ये रोप का जो हिस्सा है उसे a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ खींचा जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से आगे की तरफ खींचा जा रहा है। अब बोला गया कि अगर ये रिंग जो है वो इस रस्सी के ऊपर रोल कर रहा है बिना स्लिपिंग के, तो ऐसे केस में रस्सी में टेंशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कितनी होनी चाहिए। तो बेटा ध्यान देना, टेंशन मान लो T है, ठीक। अब ध्यान से देखें, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आप कहाँ खींच रहे हो, आगे, तो जब आप स्ट्रिंग को आगे की तरफ खींचोगे, तो रिंग के पास स्लिपिंग की टेंडेंसी पीछे की तरफ होगी, स्ट्रिंग के ऊपर रिंग के पास स्लिपिंग की टेंडेंसी पीछे की तरफ होगी, ये वाला जो पॉइंट है पीछे की तरफ होगी। तो ये जो रिंग है, रिंग के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, इसको रोल कराना है ना, तो यहाँ पे बिना फ्रिक्शन के तो होगा नहीं, H0 वगैरह सब याद है ना, बिना फ्रिक्शन के तो होगा नहीं। तो रिंग पे यहाँ पे लगातार एक फ्रिक्शन लगता रहेगा जो रिंग को आगे भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ रोटेट भी कराएगा। ठीक, तो बेटा ध्यान से देखो, रिंग पे फोर्स कौन सा लग रहा है, mg लग रहेगा, उसका तो कोई रोल है ही नहीं, खैर यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है आगे की तरफ, यही एक फोर्स है जो उसे आगे भी बढ़ाएगा। फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन ACM भी आगे की तरफ ही होगा। और फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी अल्फा ऐसी आएगी एंटी क्लॉकवाइज।
तो बेटा रिंग आगे तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और साथ ही साथ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरीके से, समझ रहे हो? ये समझना पड़ेगा, ये रट नहीं लेना है कि अगर आगे सर ये फील नहीं आ रहा, फील से मतलब नहीं है, फिजिक्स से मतलब है। आगे रस्सी खींचोगे तो आगे भी बढ़ेगी और ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान से देखो अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग पे ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या कहेगा कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं तो रोटेशनल मोशन क्या कहेगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क किसका मिलेगा, फ्रिक्शन का। एफ डॉट आर इज इक्वल टू आई सी एम, रिंग का आई सी एम एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू अल्फा आर, ठीक। एक इक्वेशन ये कह लो, एक इक्वेशन ये कह लो। और अगर बेटा रोलिंग करानी है बिना स्लिपिंग के, रोलिंग करानी है बिना स्लिपिंग के, तो नीचे वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन जो है ए के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो रिंग है वो रस्सी के ऊपर रोल कर रही है ना, स्ट्रिंग के ऊपर। तो नीचे वाले पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वो ए के ही बराबर होनी चाहिए। अब नीचे वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन जो है वो कितनी आएगी, ए सी एम, जस्ट अ सेकेंड, ए सी एम प्लस अल्फा आर। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो अल्फा आर भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट की राइट में ही आएगी ना, एसीएम तो राइट में आएगी और एंटी क्लॉकवाइज है तो इस पॉइंट के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी राइट में ही आएगी। तो एसीएम प्लस अल्फा आर की जो वैल्यू है वो ए के बराबर होनी चाहिए। ये तीसरी इक्वेशन कह दो। तो अब बेटा अपन क्या कर देते हैं, अपन ना फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दोगे तो 2f इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम प्लस अल्फा आर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2f इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम प्लस अल्फा आर ए के बराबर है। तो फ्रिक्शन कितना आया, एम ए बाय 2। फ्रिक्शन कितना आया, एम ए बाय 2, ठीक। अब बेटा फ्रिक्शन आ गया तो टेंशन कैसे निकाले, सिंपल सी बात। रोप जो है, अब रोप जो है, रोप पे टेंशन टी इधर है। रोप की वजह से रिंग पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, आगे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहेगा कि रिंग की वजह से रोप पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। और रिंग के मास के बारे में जानकारी दी नहीं है तो रिंग जो है वो मासलेस मान के चलेंगे। अब जब मासलेस होता है तो टेंशन हर जगह सेम होती है, तो यानी कि जो टेंशन है वो फ्रिक्शन के बराबर ही आएगी, एम ए बाय 2, एम ए बाय 2। या फिर मैं फ्रिक्शन को इंक्लूड किए बिना आपको टेंशन से भी समझा सकता था, डायरेक्टली मैं टी लिख देता, यहाँ पे सारी क्वेश्चन टी के लिए लिख देता। लेकिन समझना चाहिए ना कि वहाँ पे फ्रिक्शन का रोल तो है ही ना रिंग को रोल कराने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक प्लैंक है जिसका मास m है और डिस्क है उसका भी मास m है। दोनों आइडेंटिकल नहीं मतलब दोनों का मास सेम है। और डिस्क का जो रेडियस r है वो 2 मीटर दे रखा है, ठीक। एक रफ सरफेस है नीचे वाली और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी दे रखा है। और ये वाली जो सरफेस है वो भी रफ है, उसका भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब ये सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बताओ प्लैंक पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा अगर ये सब डेटा दे रखा है। प्लैंक पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, प्लैंक पर जो है वो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा अगर ये सब डेटा दे रखा है। तो बेटा ध्यान से देखें ज़रा। सबसे पहले तो ये जानते हैं फ्रिक्शन लगेगा आखिर, एक सेकेंड जस्ट। ये वाला जो पॉइंट है इसके पास VCM कितना है, 8 है, 8 मीटर पर सेकेंड है ना। VCM कितना है, 8 है। ओमेगा कितना है, 4 और रेडियस कितना है, 2 और कैसा है, क्लॉकवाइज। तो ओमेगा आर भी तो 8 ही आ रहा है, ओमेगा आर भी तो 8 ही आ रहा है। VCM की वैल्यू जो है ओमेगा आर के बराबर ही तो आ रही है। प्लैंक की तो मैंने कोई वेलोसिटी दे नहीं रखी है, तो प्लैंक की वेलोसिटी 0 है। तो यानी कि नीचे वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी वो भी तो 0 होनी चाहिए। तो है तो 8 और 8 कितनी हो रही है, 0 हो तो रही है। जब ऑलरेडी वो प्लैंक के ऊपर रोल कर रहा है बिना स्लिपिंग के, तो किस बात का फ्रिक्शन। जब ऑलरेडी वो रोल कर रहा है प्लैंक के ऊपर बिना स्लिपिंग के, तो प्लैंक की वजह से डिस्क पर जो फ्रिक्शन है वो कितना लगेगा, 0। तो डिस्क की वजह से प्लैंक पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, 0। तो डिस्क की वजह से जब प्लैंक पे फ्रिक्शन 0 है, डिस्क की वजह से प्लैंक पे भी फ्रिक्शन 0 है, तो यहाँ प्लैंक पे भी ऊपर वाली सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब ऊपर वाली सरफेस पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि प्लैंक के ऊपर कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो उसे स्लिप करा सके, तो नीचे वाली सरफेस भी क्यों फ्रिक्शन लगाएगी। फ्रिक्शन ज़बरदस्ती थोड़ी लगता है, या तो स्लिपिंग हो या स्लिपिंग की टेंडेंसी हो। यहाँ प्लैंक को स्लिप कराने की टेंडेंसी कौन प्रोवाइड कराता, वो कराता इस डिस्क की वजह से लगने वाला फ्रिक्शन।
जब डिस्क की वजह से इस पर कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है तो उस प्लैंक के पास भी कोई स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं है, तो यानी कि नीचे वाली सरफेस से भी कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन कितना है? 0। क्वेश्चन ऐसा भयानक सा, लेकिन एक लाइन का सॉल्यूशन, बस डेटा देख के। समझ गए?